तृतीय वर्ष भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं आज राजस्थान के अफवाह तंत्र की चर्चा कर रहे हैं। हम पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के उच्चावच की चर्चा की थी और हमने देखा था कि राजस्थान 3 भागों में बटा हुआ है। रेगिस्तान, पहाड़ और पठार। ये 3 बड़े-बड़े भूभाग हैं जिसपे राजस्थान की पूरी भूमि बटी हुई है। अब जब हम राजस्थान में अपवाह की बात करते हैं, अपवाह से मतलब हमारा होता है अप मतलब पानी, वाह मतलब बहता हुआ। जो बहता हुआ पानी है उसे हम अपवाह कहते हैं, यानी जो धरती के ऊपर जो पानी बहता है उसके तंत्र को अब हम अपवाह के तंत्र की संज्ञा देते हैं। हम राजस्थान में जब अफवाह की बात करते हैं, आप ये जानते हैं कि अधिकतर जो राजस्थान है, राजस्थान का 60% से जो अधिक भाग है वो 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में जब वर्षा का औसत राजस्थान का कम है और बहुत ही कम क्षेत्र है जिसका औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक है, राजस्थान में अफवाह तंत्र का विशेष विकास नहीं हो पाया है और विशेष रूप से अफवाह तंत्र देखने को नहीं मिलता है। राजस्थान में जितनी नदियां हैं या जो नदी क्रम है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, वो अपवाह तंत्र जो अम, अरब सागर में जाता है, और वो अपवाह तंत्र जो बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, और एक तीसरा तंत्र और है वो है आंतरिक अपवाह का तंत्र, यानी वह पानी जो किसी भी सागर में ना जाकर अ, धरातल पर ही विलीन और समाप्त हो जाता है, उसे हम आंतरिक अपवाह तंत्र की संज्ञा देते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अरब सागर में जाने वाले अफवाह तंत्र की। अरब सागर में जो पानी जा रहा है या जो नदियाँ जो अरावली राजस्थान के मध्य में है वो एक जल विभाजक है। अरावली के अगर पूर्व में जो पानी है वो सारा बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, अरावली के पश्चिम का जो पानी है वो सारा अरब सागर में जा रहा है। और आप जानते हैं अरावली के पश्चिम में जो सागर है, रेगिस्तान है जहाँ बारिश कम है, इस कारण जो पश्चिम की सारी नदियां हैं अरावली की वो अधिकतर अधिकतर वो जो नदियां हैं वो ऐसी हैं जो आंतरिक अफवाह की है, जहां समुद्र तक पानी नहीं पहुंच पाता। सिवाय लूणी के कोई ऐसी महत्वपूर्ण नदी आपको पश्चिम में देखने को नहीं मिलती है। अब जहाँ तक लूणी की बात है, हम जानते हैं कि लूणी अजमेर के अना सागर से निकलती है और अजमेर के अना सागर से निकल के कुछ पश्चिम में जाने के बाद वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और दक्षिण पश्चिम में अपनी लंबी यात्रा पूरी करते हुए लूणी नदी अंत में जाकर कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कच्छ की खाड़ी, कच्छ का जो जानते हैं हम एक दलदल है जो बारिश में गीला रहता है और गर्मियों में सूख जाता है। तो कच्छ की खाड़ी में जाकर वो विलीन हो जाती है और धीरे धीरे अपना पानी वहां पे सम्मिलित कर देती है। अब ये जो नदी है शुरू में तो इसका पानी मीठा रहता है, इसमें कई सारी सहायक नदियां हैं जिसमें लालरी, गुड़िया, बांडी, सुकरी, जवाई, मीठड़ी, सरस्वती और जोजरी है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा इसका जो पानी है बालोतरा के पास जाने पर खरा हो जाता है और जब कच्छ तक इसका पानी खारा ही रहता है। कच्छ में जाकर इसका अस्तित्व लगभग समाप्त सा हो जाता है और इस दलदल के साथ ये मिल जाती है और कई सारी धाराओं में विभक्त होकर उस दलदल में धीरे धीरे विलीन हो जाती है। जब बारिश का समय होता है तो दलदल में पानी का स्तर बढ़ता है और समुद्र का और लूनी का पानी एक बराबर हो जाता है। इस कारण इसकी जो अंतिम जो कुछ भाग है वहां पर पानी खारा बना रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी नदी है। इसके अलावा जो नदी अरब सागर में कच्छ की खाड़ी में जा रही है वो है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास सिरोही की पहाड़ियों से निकलती है और कुछ भाग राजस्थान में चलने के बाद सीधा जाकर कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये दो नदियां लूनी और पश्चिमी बनास कच्छ की खाड़ी में जाती है। अब अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है माही, जो मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है और मऊ से निकल के बाद ये राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और बांसवाड़ा और उदयपुर में सहायक नदियों से मिलकर ये अंत में जाकर खंबात की खाड़ी में घिर जाती है। जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें से जाखम और सोन, ये दो बड़ी सहायक नदियां हैं जो आपकी इस नदी के अंदर मिलती है। तीसरी नदी जिसका बहुत ही कम विस्तार राजस्थान में है परंतु वो जाकर जाखम में मिलती है, सॉरी खंबात की खाड़ी में गिरती है, और वो नदी है आपकी साबरमती। साबरमती उदयपुर के दक्षिण से निकलती है और डूंगरपुर में कुछ रास्ता देखते हुए वो सीधी गुजरात में चली जाती है और जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो हमने देखा कि पश्चिमी राजस्थान की बहुत ही कम नदियां हैं जो बहुत ही कम उनका विस्तार है।
पूरा जो पश्चिमी राजस्थान है वो अंतःप्रवाही है, यानी वहाँ की कोई भी नदी सागर में नहीं जा पाती। लूणी इसका एक अपवाद है जो सागर तक पहुँच पाती है। इसके बाद हम बात करते हैं उन नदियों की जो बंगाल की खाड़ी में मिल रही है या बंगाल की खाड़ी में जो क्रम हमारा जा रहा है। बंगाली खाड़ी की तरफ जाने वाला जो हमारा क्रम है उसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल। चंबल जिसको चर्मणवती भी कहते हैं, ये एक प्राचीन नदी है जो भी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है और आपका काफी घुमावदार रास्ता तय करते हुए एक गॉर्ज बनाते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और विंध्यन कगार के सहारे सहारे एक वृक्ष घाटी में बहती हुई वो यमुना में जाकर मिल जाती है। तो एक बड़ी नदी के रूप में यह नदी है जो कई सारे प्रपात भी बनाती है, कई सारा इसके अंदर पानी भी जाता है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है। बनास जो आप जानते हैं कि हमारे ही क्षेत्र से निकलती है और बेड़च इसकी दूसरी सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी है जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर आगे जाती है और आगे जाकर ये आयड़ का रूप लेती है। उदय सागर के बाद ये बेड़च कहलाती है और चित्तौड़ में जाकर ये आगे जाके बनास से मिलती है। इसके अलावा गंभीरी, कोठारी, खारी, पार्वती, काली सिंध, बाणगंगा, ये सारी नदियां हैं जो अरावली से निकलते हुए या पठार से निकलते हुए इसमें मिलती हैं और इसका अपना एक क्रम बनाती है। तो चंबल ही वो नदी है जो आपकी मिल रही है यमुना में और यमुना का पानी अंत में जाकर गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी तक चला जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा नदी क्रम है जो अपना बन जाता है। इसके अलावा एक दो नदियां ऐसी है, काली सिंध या बाणगंगा, जो सीधी जाकर आगे यमुना में मिल जाती है, यानी जिनका पानी पहले चंबल में नहीं मिलता। तो काली सिंधी और बाणगंगा भी राजस्थान से ही निकलती है, परंतु वो बिना चंबल में काली सिंध चंबल में मिलती है, मगर बाणगंगा सीधी जाकर यमुना में मिल जाती है। इसके बाद तीसरा जो क्रम आता है वो है आंतरिक क्रम। आंतरिक क्रम की सबसे बड़ी नदी जो सबसे लंबा मार्ग चलती है वो है घग्गर, जो शिवालिक की पर्वत पहाड़ियों से निकलकर शिमला के कालका के पास से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है और एक थोड़ा सा मार्ग चलने के बाद यह जाकर विलीन हो जाती है रेगिस्तान में। अब माना जाता है कि ये जो नदी है वो सरस्वती, जो प्राचीन नदी थी, उसी के रास्ते पर चल रही है, यानी रास्ता वही है जहाँ सरस्वती का था, परंतु इसमें अधिक जल नहीं रहता है और रेगिस्तान में आने के बाद यह समाप्त हो जाती है। तो यह हिमालय से आने वाले पानी का स्रोत है। इसी ढाल का प्रयोग करके बाद में इंदिरा गांधी कनाल का उपयोग किया गया या उसका विस्तार किया गया। तो घग्गर नदी भी आंतरिक अपवाह की नदी है, मगर आंतरिक अपवाह में सबसे बड़ी नदी घग्गर है, जो हनुमानगढ़ और कुछ भाग सूरतगढ़ तक जाकर समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो नदी है जो दूसरी महत्वपूर्ण है और वो सीकर झुंझुनुओं में है वो है कांतली नदी। इसके अलावा मेढ़ा, सावी, मंथा, रूपनगरगढ़ और कांकनिया, जिसको कांकनी नदी भी कहते हैं, ये सभी आंतरिक अपवाह की नदी है, यानी पश्चिमी राजस्थान में कुछ मार्ग चलने के बाद ये समाप्त हो जाती है। अब ये तो हुआ अपवाह जो पानी बह रहा है, जो तीन क्रमों में बटा हुआ है, बंगाली खाड़ी क्रम, अरब सागरीय क्रम और आंतरिक अपवाह क्रम। इसके बाद थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे झीलों की। राजस्थान में झीलें भी दो प्रकार की हैं, खारी झीलें और मीठे पानी की झीलें। विश्व की सबसे प्रसिद्ध खारे पानी की झीलों में से एक जो झील है सांभर झील, जो कि जयपुर फुलेरा रेल मार्ग के ऊपर स्थित है। सबसे बड़े क्षेत्र के अंदर 500 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। लंबी चौड़ी यह झील है जिससे नमक का उत्पादन भी किया जाता है। इसके अलावा नागौर की डीडवाना, बाड़मेर की पंचपदरा और बीकानेर की नूनकरणसर वो बड़ी खारे पानी की झीलें हैं जो पश्चिम में फैली हुई है। आप जानते हैं बेडलैंड टॉपोग्राफी के अंदर खारे पानी की झीलें, यानी जो गर्त बनते हैं, जो निचले गर्त बनते हैं, वो बारिश के पानी से भर जाते हैं और आसपास का बारिश का पानी वहाँ इकट्ठा होता है, परंतु उस पानी के बाहर निकलने की कोई व्यवस्था नहीं होती। लगातार वहाँ पानी जमा होने से और निचली जो चट्टाने हैं उनकी लवणों के मिल जाने की वजह से ये पानी खारा हो जाता है। इसके अंदर ताज़ा पानी की आमद कम होती है और इसका वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो जो लवण घुलते हैं इस पानी के अंदर, उन लवणों की अधिकता होने लग जाती है और ये पानी खारा हो जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो पश्चिमी राजस्थान का भाग है ये एक समय में समुद्र के अंदर था और क्योंकि यह समुद्र से निकला है इसलिए यहाँ पर खारे पानी के पैचेस देखने को मिलते हैं, यानी खारे पानी की स्थिति देखने को मिलती है।
इसके अलावा कुछ बड़ी बड़ी मीठे पानी की झीलें भी हैं जो हमारे क्षेत्र में ही, जयसमंद, इसके अलावा राजसमंद, उदयपुर की पिछोला, अजमेर की आना सागर, अलवर की सीली सेर, बीकानेर की कोलायत और अजमेर की पुष्कर झील। ये राजस्थान की कुछ बड़ी बड़ी मीठे पानी की झीलें हैं। तो इस तरह से राजस्थान के अफवाह में हमने आंतरिक अफवाह, नदियाँ और झीलों को देखा है जिनसे राजस्थान का अफवाह तंत्र बनता है।